नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज है। अभी आप जिसकी आवाज़ सुन रहे हैं वो है आरजे ऐश फ्रॉम द सेट्स ऑफ 90.4 ज्ञान वाणी, ज्ञान की वाणी। हाँ जी, नो योर डिपार्टमेंट। और हमारे साथ आज है एक खास शख्सियत, डॉक्टर कुलकर्णी, डॉक्टर प्रसाद कुलकर्णी, जिनकी परिचय देने की कोई ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, बहुत लोग उनको जानते हैं, लेकिन फिर भी एक परिचय दे देता हूँ। ही इज़ द एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इम्यूनो हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन इन डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस। He has done MD Pathology from LTMMC SION। उन्होंने विख्यात जे हॉस्पिटल में 8 साल से ऊपर काम किया है, उनका इतना अनुभव रहा है। और हमारे DY पाटिल के साथ वो 4 साल से भी ऊपर जुड़े हुए हैं। और आइडिस मैगजीन में उनका आर्टिकल अभी पब्लिश होने वाला है। उनके साथ सवालात शुरू करना चाहेंगे और उनके ज्ञान के भंडार में से हम भी थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहेंगे, जानना चाहेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में और हमारा ज्ञान बढ़ाना चाहेंगे। नमस्कार प्रसाद कुलकर्णी सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? चल रहा है, रूटीन अपना काम चल रहा है। बिकॉज़ मैं तो ब्लड बैंक के इम्पोर्टेंट जो अपना हॉस्पिटल का और मेडिकल केयर का विभाग है उसमें कार्यरत हूँ। तो हमारा जो काम होता है वो ब्लड डोनर जो है उनसे ब्लड स्वीकार करना और उनका ही ब्लड जिससे आप पेशेंट बोलते हो उनके साथ उनका टेस्टिंग करके उनको प्रदान करना, वो हमारा महत्वपूर्ण काम है। इसमें हम कार्यरत रहते हैं दिन में दिन। सर, तो ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? रोज़ कितने पेशेंट्स आते हैं, कितना ब्लड आता है और कितना ये इस्तेमाल होता है? साल में हम 5 से 6 हज़ार, हमारा 2023 का 6 हज़ार के ऊपर का डोनर का आंकड़ा है। उसमें हम जो पेशेंट है उसके टेस्ट करते हैं, उनका ब्लड डोनेशन कैंप जो होता है, जो हम ब्लड डोनेशन ड्राइव बोलते हैं। जी सर, जी सर। तो उसमें ब्लड डोनर के जो क्राइटेरिया दिए हैं गवर्नमेंट में, एक गैजेट होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो क्राइटेरिया होते हैं उसमें हमने उनको टेस्ट करते हैं, उनका हीमोग्लोबिन करते हैं, तो कितना प्लेटलेट्स है, वो एलिजिबल है कि नहीं है, वो तो बाद में होता है। बेसिकली हम 3 क्राइटेरिया देखते हैं। एक तो हीमोग्लोबिन है, उसका वेट है और एज है, और बाकी जो उसके प्राकृतिक कुछ बीमारी होती है तो उसके अनुसार हम उसका स्वीकार करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद उससे ब्लड निकाला जाता है, उसके वेट और उसके एज और बाकी क्राइटेरिया जो फुलफिल होते हैं उसके अकॉर्डिंग। सर, तो जब जिस क्राइटेरिया की बात करें, बता सकते हैं कि मोटा मोटी कौन सा क्राइटेरिया होता है, कौन सा एज ग्रुप? जो क्राइटेरिया है वो जो डोनर है, मतलब जो ब्लड दाता है, रक्तदाता है, उसने लास्ट 3 महीने में जो हमारा पुरुष या मेल डोनर है और दूसरा जो है फीमेल डोनर है, उनमें 4 महीने का अंतर होना चाहिए पिछले डोनेशन में। दूसरा, वो 18 साल पूरा होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है उसका वेट 45 kg से ज़्यादा होना चाहिए। पहला डोनर है, पहली बार कर रहा है तो उसको हम 60 साल तक ले सकते हैं। और जो रिपीट डोनर है, मतलब हमेशा डोनेशन करता है, उसको हम 65 एज तक, जो कोई इसको बाकी बीमारी नहीं है जैसे हाइपरटेंशन है, वो भी हम मेडिसिन के साथ कंट्रोल है तो उसको ले सकते हैं। शुगर, उसका ओरल जो ड्रग है, जो टैबलेट बोलते हैं हम, वो ले सकते हैं। वगैरह इंसुलिन है तो नहीं लेना है हमारे यहाँ। जी सर। इंसुलिन है तो नहीं लेना है। बाकी बीमारी है तो हम उसको, तो डायबिटीज पेशेंट को मना है इसका मतलब? डायबिटीज पेशेंट जो इंसुलिन में है और जिसका शुगर कंट्रोल नहीं है, और डायबिटीज पेशेंट के साथ जो बाकी बीमारी होती है, तो समझो उसमें कॉम्प्लिकेटेड है बाकी मेडिकेशन पे, उसका हम इंडिविजुअल डोनर को एसेस करते हैं। हमारे डॉक्टर उधर बैठे हुए होते हैं, तो हम जो ब्लड डोनेशन का क्राइटेरिया फुलफिल करके ही उसको हम ब्लड लेते हैं। सर, अभी आपने मेंशन किया कि रिपीटेड डोनेशंस, तो ये रिपीटेशंस के बीच में कितना गैप होना चाहिए? मैंने अभी बताया कि आपको जो मेल डोनर है, पुरुष रक्तदाता है, उसमें 3 महीने का गैप होना चाहिए। और महिला डोनर है, महिला रक्तदाता जो है, उनमें 4 महीने का गैप होता है, जो उनका मंथली लॉस होता है उसको कंसिडर करके। सर, लेकिन जैसे कि आपने अभी बताया मंथली लॉस का,
तो यूजुअली ऐसा होता है कि हेमोग्लोबिन लेवल महिला डोनर्स का कम रहता है, तो हम लेते नहीं उसको। तो क्या मेल और फीमेल का सेम स्टैंडर्ड सेट किया गया है या फीमेल सेम स्टैंडर्ड? बिकॉज हमें पता नहीं है ब्लड किसको जाने वाला है, मेल जाने वाला है, फीमेल जाने वाला है जी। और जो 12.5 का जो क्राइटेरिया है दैट इज यूनिवर्सली दैट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल क्राइटेरिया। सो हमें पता नहीं है कि डोनर ब्लड किसको दे रहा है। सर क्या आप बता सकते हैं कि जैसे जैसे ये अभी पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे होता था और अभी जो हो रहा है, अभी क्या ये जो एडवांसमेंट्स हुई है कैसे हुई हैं, ये इवोल्यूशन कैसे हुआ है वक्त के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हुआ है? कैसा है कि कोई भी साइंस है तो उसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता है और उसके जो रिजल्ट आते हैं पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी शास्त्र है, ये तो विज्ञान है, उसमें पहले लोगों ने ट्राई किया कि एनिमल का ब्लड मानव ह्यूमन को दे दे, ये भी ट्राई हुआ। फिर बाद में हुआ कि जो पेशेंट टू पेशेंट मतलब जिनको जिस टाइम ब्लड ग्रुप मालूम ही नहीं थे, तो उस टाइम ब्लड ग्रुप मालूम नहीं थे, उस टाइम उन्होंने एक आदमी का दूसरे आदमी को ब्लड देने का कोशिश किया, तो उसमें उनको रिएक्शन आया, जो भी फैटेलिटीज हुए, तो ब्लड ग्रुप का इन्वेंशन हो गया। ब्लड ग्रुप का इन्वेंशन होने के बाद कुछ ऐसे सब ग्रुप भी निकले, जैसे ए टाइप का A1 A2 होता है, जैसे कि ABO सिस्टम है, फिर 2 सिस्टम तैयार हुए। ऐसे अलग सिस्टम भी, K सिस्टम है, L सिस्टम है, MNS सिस्टम है, दैट इज साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी। और बॉम्बे ब्लड ग्रुप जैसा रेयर ब्लड ग्रुप है, कुछ रेयर ब्लड ग्रुप अभी भी इन्वेंशन हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये टेक्नोलॉजी की वजह से, साइंस इन्वॉल्वमेंट है, रिसर्च हो रहा है और उसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज जो है वो समझ रहे हैं। तो हम वो मानव जाति के लिए अच्छा ही है कि अच्छे ब्लड ग्रुप कुछ समझ रहे हैं, अपने को कुछ बेनिफिट हो रहा है। कभी कभी रेयर ब्लड ग्रुप समझता है तो उस आदमी का रेयर ब्लड ग्रुप के साथ क्रॉस मैच लेके जो सर्जरी होता है, तो उसके लिए हमें रेयर ब्लड ग्रुप आदमी ढूंढना पड़ता है। जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप यहाँ से कभी गुजरात जाते हैं, गुजरात से दिल्ली जाता है, आप पेपर में सुनते हो, पढ़ते हो। अक्सर देखा है, कभी देखा है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले। हाँ, तो ये ऐसा सिचुएशन में टेक्नोलॉजी हमें हेल्प किया है। जैसे, और ये तो डोनेशन का हो गया, समझो क्रॉस मैच के टाइम हम पहले स्लाइड मेथड से डालते थे, फिर उसमें ट्यूब मेथड आ गया, फिर जेल मेथड आ गया। ये टेक्नोलॉजी, अभी ऑटोमेशन भी आ रहा है। जी जी जी। इससे क्या हो रहा है कि ह्यूमन एरर कम हो रहा है, बट टेक्नोलॉजी होने के साथ भी जो टेक्नोलॉजी हैंडल करने वाला टेक्नीशियन है, मैन पावर है, दैट शुड बी ट्रेन्ड इटसेल्फ। जी। और फिर जब आपने बताया कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ्यूजन, वो तो पहले वाला था, उससे सीरम भी निकला है, जो हॉर्स सीरम, स्नेक सीरम, वो दैट इज नॉट आवर डोमेन, दैट इज डिफरेंट। बट इज दैट समथिंग दैट वाज ए रिजल्ट ऑफ दैट? नो, इट इज टोटली डिफरेंट स्टोरी। सर, तो अभी आपको क्या लगता है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस डोमेन? आई मीन आपने बताया कि पास्ट से कैसे इवॉल्व हुआ है, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? फ्यूचर किस तरफ जा रहा है अभी? फ्यूचर में ऐसा है कि अभी जो पेशेंट है हमारे यहाँ, तो उसका टाइपिंग फिनोटाइप बोलते हैं हम, ये नहीं हो रहा है, मतलब बाकी जगह हो रहा है। तो वो पर्सन के लिए कौन सा ब्लड एक्सेप्ट होगा, तो उसके लिए उसका पहले डाटाबेस निकलता है बाकी जगह, और स्पेसिफिक कुछ थैलेसीमिया जैसे कंडीशन है, तो उनमें स्पेसिफिक कौन से पेशेंट को क्या ब्लड ग्रुप या कौन डोनर एक्सेप्ट करता है, वो भी अभी मैचिंग हो रहा है। फिर उसके साथ चल रहा है कि रिसर्च सिंथेटिक डोनर, मतलब सिंथेटिक ब्लड अवेलेबल होगा, जैसे आर्टिफिशियल ब्लड वी कैन से दैट, बट इट इज अंडर ट्रायल। होप इट विल रिप्लेस ह्यूमन ब्लड, बट इट इज अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस and it requires time as well as money. So artificial blood, as in, are you saying ki lab manufactured blood? Yes, it is under process, but trials are not till stage 4, so we are just waiting. But till now human blood has no replacement for human. तो आप जैसे आपने कैरियर, आपने मैंने देखा कि आप 8 साल रहे हैं हॉस्पिटल में, तो कुछ ऐसे केसेस हुए होंगे, ब्लड मिसमैच हुआ, गलत चला गया? होता है ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम से ज़्यादा क्लिनिकल ज़्यादा होता है इसमें।
जो राइटअप होते हैं, इसलिए हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जो हम लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम हो या पेशेंट डाटा हो, आइडेंटिफिकेशन हो। पेशेंट मेजर क्या होता है कि सैंपल कलेक्शन करते टाइम स्टाफ से एक दूसरे पेशेंट का क्रॉस मैच या मिसमैच हो गया होगा, पेशेंट का एक पेशेंट का नाम पे दूसरा, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन जो है वो डबल आइडेंटिफिकेशन, उसको हम बोलते हैं RFID बोलते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, और बारकोडिंग है। ये टेक्नोलॉजी हम अपग्रेड कर रहे हैं सो दैट इट विल नॉट हैपन फ्रॉम आवर। तो ये यूजुअली आप बोल रहे हैं कि यूजुअली ह्यूमन एरर्स की वजह से होता है और टेक्नोलॉजिकल एरर्स के लिए कभी कभी होता है। टेक्नोलॉजी हम लाएंगे तो उसमें बहुत कम होगा, तो ह्यूमन एरर की वजह से क्लियरिकल एरर होता है जी, या अनट्रेंड स्टाफ होगा तो जी। वो तो मतलब तो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म जो है अगर उसको यूज किया जाए तो इट विल नॉट हैपन। इट विल नॉट हैपन। टेक्नोलॉजी हम अपग्रेड करेंगे तो नहीं होगा ये। तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर प्रसाद कुलकर्णी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा चीज़ बताया हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। यू रियली एनलाइटेंड अस, वी वर रियली अनअवेयर लाइक द आर्टिफिशियल ब्लड, इट्स सच ए सरप्राइज। आई मीन हम अभी तक सिर्फ AI सुनते आ रहे हैं और हमको ये नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा आर्टिफिशियल ब्लड भी आ चुका है। अभी तक आया नहीं है यूज में। Yes, it may come, but people are waiting for it. yes, but there is a possibility. We had no idea, right? Possibility is there, but it is not a feasible right now, and till then we should promote voluntary donation. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. तो देवी और सज्जनों, फिर मिलते हैं